Hello everyone. Once again, welcome back to Kaveri Kasuria classes, and I hope you all are doing great. And in this lecture, we are going to discuss another important topic that is memory. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सीडीपी में पूछा जाता है, जिसे कहते हैं मेमोरी, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, स्मृति। तो ये जो टॉपिक है इसको हम आज डिस्कस करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो सारे लगाए होंगे, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मेमोरी, जिसको हम स्मृति बोलते हैं, जिसे स्मरण भी बोला जाता है, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ वर्ड दिया है स्मरण, या जिसे हम स्मृति चिंतन भी कहते हैं, या जिसे हम कहें कल्पना करना, संवेदना आदि की तरह। क्या होता है कि आदि की तरह मानसिक प्रक्रिया है। जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी स्मृति है, वो कैसी होती है, हमारी कल्पना जो होती है, हमारे विजुअलाइजेशंस होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, उनकी तरह एक मानसिक प्रक्रिया है, और जिसके द्वारा हम अपनी किसी अतीत अनुभव या शिक्षण को वर्तमान चेतना में लाते हैं और पहचानते हैं। मतलब ऐसा कोई भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, कोई भी विचार होता है, कोई भी इमोशन है, और जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है, या जो भी शिक्षण है, जो भी हमने सीखा है, और उसको पास्ट से प्रेजेंट में लेकर आना, वर्तमान में लेकर आना, वर्तमान चेतना में लाते हैं और उसको पहचानते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि मेमोरी क्या एक मानसिक प्रक्रिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेमोरी जो है एक मानसिक प्रक्रिया होती है, और जो अतीत के अनुभव को वर्तमान में लेकर आते हैं और पहचानते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया को, मतलब पहले जो एक बार कोई भी चीज़, कोई भी क्रिया, कोई आपने पहले सीख ली, पूर्व में सीखी गई, मतलब पहले में सीखी गई क्रिया को पुनः स्मरण करना, फिर से याद करना ही क्या होता है, स्मृति कहलाती है। हिलगार्ड और एटकिंसन के अनुसार स्मृति का अर्थ क्या होता है कि वर्तमान में उन अनुक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करना जिनको हमने पहले सीखा था। हिलगार्ड और एटकिंसन क्या कहते हैं कि स्मृति का मतलब होता है कि कोई भी अनुक्रिया या कोई भी प्रतिक्रिया, ठीक है, या तो कोई भी कार्य जो हमने पहले किया हो और उसको सीखा हो, और कोई भी हमने कुछ रिएक्ट किया हो किसी चीज़ पे, कोई प्रतिक्रिया अपनी दी हो, उसको प्रदर्शित करना, जिनको हमने पहले सीखा था उसको वर्तमान में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, आपका स्मृति कहलाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है, एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्मरण क्या है और विस्मरण। दो चीज़ें हैं। एक स्मरण होता है किसी भी विषय वस्तु को याद रखना, मतलब अगर आप किसी चीज़ को लर्न कर पाते, अपने दिमाग में रिटेन कर पाते हैं, वो आपकी मेमोरी है। और विस्मरण होता है उसको भूल जाना, किसी विषय वस्तु को भुला देना या भूल जाना। भुला देना मतलब हम खुद से कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को भुलाने की, और कुछ चीज़ें होती हैं हम खुद से अपने आप ही भूल जाते हैं, हम कोई एफर्ट्स नहीं लगाते। तो दोनों ही चीज़ें क्या कहलाती हैं, विस्मरण कहलाती हैं। अब यहाँ स्मृति के बारे में कुछ सामान्य तथ्य हैं जिनको हम समझते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले क्या लिखा है, प्रत्यक्ष, समस्या, समाधान, संवेदना एवं चिंतन के समान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। मेमोरी जो आपकी क्या है, एक तरीके की प्रत्यक्ष है, समस्यात्मक समाधान जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, संवेदना इमोशंस है, और जो आपका चिंतन है, चिंतन के समान एक क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। मतलब स्मृति भी आपकी कैसी है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन, ये एग्जाम में यहाँ से ये पॉइंट पूछा भी गया है, पॉइंट नंबर 2, आप ध्यान दें थोड़ा सा कि यहाँ ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन जो है किसने किया था, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे एम्बिगोस, उनके द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1885 में किया गया था। एटकिंसन और शिफ्रन द्वारा 1968 में स्मृति का प्रथम अवस्था मॉडल प्रस्तुत किया गया था। ये डायरेक्ट पॉइंट ऐसे पूछे जाते हैं, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। एटकिंसन और शिफ्रन ने जो मॉडल दिया था वो कौन सा था, तो आप कहेंगे प्रथम अवस्था मॉडल था। कब दिया था, 1968 में दिया था। और एम्बिगोस के द्वारा सबसे पहला क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था 1885 में। ये तो दोनों ही पॉइंट जो है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपको याद करने हैं। एम्बिगोस के अनुसार
प्रारंभ में भूलने की गति अधिक होती है और धीरे धीरे बाद में क्या है, स्थिर हो जाती है। कहता है कि एम्बिगोस कहते हैं कि हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं तो उसको सीखने की जो स्पीड है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए स्कूल में बच्चे को कुछ पढ़ाया समझाया और एकदम से वो घर जाके हो सकता है भूल जाए, लेकिन जब बार बार उसको प्रैक्टिस करेगा तो क्या होगा, बाद में वो जो है उसको चीज़ को रिटेन कर पाएगा। एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट रहे फ्रेडिक बार्टलेट। फ्रेडरिक बार्टलेट ने कहानी से यह बताया कि स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है। अगर आपसे कोई पूछे क्या स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया, तो यस वो है। लेकिन ये बात कही किसने, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट रहे एक फ्रेडरिक बार्टलेट। उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से बताया कि एक स्मृति जो है एक रचनात्मक प्रक्रिया होती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर आपको कुछ स्मृति के तंत्र दिए हैं, और या फिर ये कहें कि मॉडल, जिसे मॉडल कहा जाता है, मॉडल बाय शिफ्रन। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। शिफ्रन ने जो अपना मॉडल दिया उसमें जो मेमोरी है उसको किस तरीके से बताया। इन्होंने एक तो बताया जिसे हम संवेदी स्मृति कहते हैं, ठीक है, संवेदी स्मृति जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मेमोरी। एक है अल्पकालिक स्मृति जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। एक होती है दीर्घकालिक स्मृति जिसे हम इंग्लिश में लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो आपकी सेंसरी मेमोरी होती है इसी को हम क्या होते हैं, संवेगात्मक स्मृति भी कहते हैं। इट्स मीन इमोशनल मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये तीन जो टाइप हैं आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ से हम इनको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इमोशनल मेमोरी क्या होती है। इस स्मृति में हम इंद्रियों का प्रयोग करके अतीत के अनुभवों को फिर से याद कर सकते हैं। मतलब आप जब भी अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए, अपनी इंद्रियों को यूज़ करते हुए आप अगर किसी चीज़ को अनुभव करते हैं वर्तमान में, ठीक है, जो भी अतीत में जो चीज़ें थी उसको वर्तमान में अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों को यूज़ करते हुए, तो उसे कहते हैं सेंसरी मेमोरी, और या फिर उसे हम इमोशनल मेमोरी भी कहते हैं। हम बंद आँखों से उन वस्तुओं को छू कर, चख कर या सूंघ कर बता सकते हैं जिसको हम जानते हैं। आपने क्या होगा कि अगर आप आँख बंद करके भी अगर रसगुल्ला खाएँगे, आपके मुँह में डाला जाए तो आपको पता लग जाएगा ये रसगुल्ला है। अगर आपके मुँह में करेला डाला जाए तो आपको बंद आँख में ही पता लग जाएगा कि ये करेला डाला गया है, क्योंकि आपकी सेंसेस काम कर रही है, आपने देखा नहीं है। लेकिन जो आपका दिमाग है, ठीक है, आप खाकर जो है किसी चीज़ को टेस्ट करके बता रहे हैं, तो मतलब सेंसेस आपकी काम कर रही हैं। इसको कहते हैं सेंसेस मेमोरी। ज्ञान इंद्रियां अपने स्तर पर किसी उद्दीपन या उत्तेजना की सूचना को प्राप्त करती हैं, और ये सूचनाएं कुछ क्षणों के लिए बनी रहती हैं। यह सेव नहीं होती है कभी भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ कम समय के लिए आपको ध्यान रहती है। तुरंत आपने किसी चीज़ को रिएक्ट किया तो उस समय की वो ज्ञान इंद्रिय, आपकी ज्ञान इंद्रियों ने रिएक्ट किया, तो वो भी इसी के अंदर आती है। और ये सूचनाएं कुछ क्षणों के लिए जो हैं वो यहाँ पर रहती हैं, ये सेव नहीं होती। एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाए तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें कुछ चीज़ें सेव नहीं होती है, तो वो है आपकी सेंसरी मेमोरी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, एक आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। बात करें अगर यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी की, तो इस प्रकार की स्मृति में हम याद की हुई बातों को तुरंत सुना देते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात हम उन बातों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी से किसी का फ़ोन नंबर पूछा और उसने बताया और आपने वही रिपीट करके उसको सुना दिया, और आप सोचते हैं कि मुझे याद हो गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि आप जब वो नंबर डायल करने लगेंगे, इवन चाहे 2 घंटे बाद भी अगर करेंगे, कुछ देर के बाद भी, तो आप उस कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आप उसको भूल चुके होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म की मेमोरी थी, तुरंत आपने कुछ किसी चीज़ को बोला और सुना दिया, तो वो याद नहीं होती है। कुछ समय के बाद हम उसे भूल जाते हैं। ऐसी स्मृति को शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि हमने किसी का फ़ोन नंबर पूछा और तुरंत डायल कर दिया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वो भूल भी जाते हैं। इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं, एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं, वर्किंग मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी भी कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, इन्हीं नेम्स से जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखने शॉर्ट टर्म मेमोरी के कौन कौन से नाम हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो इस प्रकार की जो मेमोरी होती है, स्मृति की गई बातों को हम कभी भी नहीं भूलते हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको हम कभी भी नहीं भूलते। यह स्मृति बालकों की उपेक्षा वयस्कों में अधिक पाई जाती है। आपने कभी देखा होगा कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो अपने पुराने पुराने किस्से सुनाते हैं, तो ठीक है, उनको ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको वो किस्से याद है। बच्चों को ये चीज़ें इतनी याद नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे मेच्योरिटी लेवल आता है फिर वो चीज़ें ज़्यादा याद रहने लग जाती हैं। तो कहते हैं कि वयस्कों में ये
चीज़ें अधिक पाई जाती हैं, और इसी को टेम्परी, स्पेटियल और सिमेटिक मेमोरी भी कहा जाता है। मतलब इसी के अंदर आते हैं ये। अब फ्लैश बल्ब का टाइप पूछा जाए तो ये भी कैसी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन हैं। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम है टेम्परल, स्पेटियल और द सिमेंटिक मेमोरी। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम जो आप याद रखेंगे। और फ्लैश बल्ब भी एक लॉन्ग टर्म टाइप की मेमोरी है। अब यहाँ पर अगर बात करें स्मृति के अंग, मतलब मेमोरी के कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो उसके कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि चीज़ें कैसे लर्न होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यार लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं। स्मृति का जो पहला अंग है वो है सीखना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को है, कोई भी चीज़ है, उसको पहले सीखना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ते हैं, कोई चैप्टर रीड करते हैं, या फिर आप खाना बनाना सीख रहे हैं, तो पहले आपको बनाना पड़ेगा, उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। और हम जिस चीज़ को सीखते हैं या चीज़ को याद करना चाहते हैं, पहले हम उस चीज़ को सीखते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप याद करना चाहते हैं, परमानेंट अपनी मेमोरी में रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है रिटेंशन। सेकंड स्टेप होता है सीखने के बाद उसको रिटेन करना, धारण करना अपने दिमाग में। यह स्मृति का दूसरा अंग है। धारण अर्थात सीखी हुई बातों को मस्तिष्क में संचित करना। मतलब आपको जो है अपने दिमाग में उन चीज़ों को रिटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। आपने पहले चीज़ों को सीखना है, सीख के फिर अपने दिमाग में उसको रखना है, रिटेन करना है, अपनी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अब उसके बाद होता है रिकॉल करना। रिकॉल करने का क्या मतलब है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पुनः स्मृति। अब रिकॉल करने का मतलब होता है स्मृति का तीसरा अंग है पुनः स्मरण, अर्थात सीखी हुई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना। आप जब भी किसी सीखी हुई बात को, जो आपने सीखी थी, ठीक है, आपके अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के अंदर लेके आएंगे, अचेतन मन से चेतन मन में लेकर आते हैं, रिकॉल करते हैं उस बात को। फिर आता है रिकॉग्निशन, फिर उसको पहचानना। स्मृति का चौथा अंग है फिर याद की बातें। जो आपने बात अपने दिमाग में रखी है, उसको रिटेन किया है, फिर याद आने वाली बात में गलती ना होना, मतलब एज इट इज़ आपको वो बात जो है पहचान में आ जाए, उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज करना। उसको जो है आपने पहचान लिया। तो इसमें 4 स्टेप हैं जो एज इट इज़ आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले होता है लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है स्मृति की प्रमुख प्रक्रियाएं या तत्व। इनसे पूछा जाए तो प्रमुख जो प्रक्रियाएं होती है वो तत्व होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ एनकोडिंग सबसे पहले होता है। हम क्या करते हैं, एनकोड करते हैं किसी भी चीज़ को, क्या करते हैं, एनकोड। यहाँ स्मृति की पहली अवस्था है, इसमें पंजीकरण भी, इसे पंजीकरण भी कहा जाता है। मतलब सबसे पहले एनकोडिंग की जाती है, जो भी बात हम याद रखते हैं उसको हम क्या करते हैं, एनकोड करते हैं। फिर सेकंड स्टेप आता है उसे स्टोरेज करना, इसे भंडारण भी कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, भंडारण। यह स्मृति की दूसरी अवस्था है। सेकंड स्टेज पे हम क्या करते हैं, एनकोडिंग करने के बाद उसको स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज करने के बाद क्या होगा, रिट्राइवल। रिट्राइवल में आप क्या करेंगे, ये वो प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर हम जो है पहले से इकट्ठी की हुई बातों को, संग्रहित सूचनाओं का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रिट्राइवल करना। नेक्स्ट इसके अंदर हमारी जो विधि है वो क्या है, PQRST विधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। एक मेथड होता है जिसे हम PQRST मेथड कहते हैं। ये आपका लर्निंग का मेथड है, जिससे स्मृति से संबंधित विधि है। अब ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने दी थी, तो PQRST विधि दी थी थॉमस एंड H. रॉबिन्सन के द्वारा, यही जो है दी गई है। तो चलिए देखते हैं ये विधि क्या है। PQRST क्या है, एक विधि, एक अध्ययन एवं पाठन रणनीति है। मतलब बच्चों को अध्ययन कराने के लिए, पाठन कराने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है, जो छात्रों को पाठ्य वस्तु सामग्री को व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद करती है। मतलब इस मेथड के थ्रू जो है बच्चे चीज़ों को क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी ढंग से जो है सीख पाएंगे। मतलब बच्चे चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख पाएँ, इसके लिए ये मेथड जो है बनाया गया है। और ये मेथड मेमोरी से रिलेटेड है, इससे बच्चे अच्छी तरीके से याद रख पाते हैं। और ये दिया किसने है, थॉमस एंड रॉबिन्सन। कई बार H. रॉबिन्सन दिया होता है, कई बार रॉबिन्सन भी लिखा होता है। यह छात्रों को उनके पढ़ने या सीखने का अनुकूलन कराने में क्या करती है, मदद करने में जो है, मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया, मदद करती है। अब बच्चे क्या करेंगे, इससे जो है अपनी जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ों को वो सीखना चाहते हैं, उन चीज़ों को अच्छे से क्या कर पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे। अडेप्ट करने में मदद करने के लिए इसको क्या किया गया, डिज़ाइन किया गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर PQRST का मतलब क्या है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपसे ना इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी।
तो पी का मतलब होता है यहाँ प्रीव्यू। अब प्रीव्यू जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। जो आपको आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में जो बॉक्स जो शो किया जाता है जिसमें चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स दिए होते हैं। जैसे आप अपनी कोई भी बुक खोल कर देखना, जैसे ही आप चैप्टर नंबर 1 लेंगे, 2 लेंगे, जो भी आपका चैप्टर है उसके स्टार्टिंग से पहले एक छोटा सा बॉक्स होता है और उसके अंदर वो सारे टॉपिक्स लिखे जाते हैं। भी हम आगे वाले आने वाले इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, तो उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, प्रीव्यू देना। फिर प्रीव्यू के बाद क्या होता है, एक नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एक होता है क्वेश्चन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्न। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि हम बच्चे से ना पहले सवाल करते हैं, कुछ चीज़ें जो है उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि क्या इसके बारे में बच्चा कुछ जानता है, वो कुछ बातें बताएगा, फिर हम उसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। तो वहाँ से हम सबसे पहले बच्चों को थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताते हैं, फिर जब बच्चा कहेगा कि नहीं वो इस बारे में नहीं जानता, तो फिर हम कहेंगे आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, इससे रिलेटेड हम उसको इस तरीके से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रीव्यू देते हैं, चैप्टर के बॉक्स में सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है प्रीवियस नॉलेज के साथ। फिर करता है कि चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि उसके बाद टीचर क्या करती है, क्लास में चैप्टर पढ़ाना शुरू करती है। तो हिंदी में हम इसको कहते हैं पुनर्वलोकन। फिर प्रश्न पूछा जाता है उनसे, फिर उनको क्या है बुक रीडिंग जो है उनकी स्टार्ट होती है, उनको पढ़ाना शुरू किया जाता है। बच्चा बुक रीड करता है और टीचर एक्सप्लेन करता है, या फिर कई बार टीचर भी जो है उसको एक्सप्लेन करता है। अब उसके बाद कहता है कि फॉर ईच सेक्शन, मतलब वो चीज़ रीड की जाएगी, हर सेक्शन को जो अच्छे से क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। अब रीड करने के बाद क्या करता है बच्चा, उसको सेल्फ रिसाइट करता है, मतलब खुद से उस पाठ को दोहराता है। पुनः पाठ करना या उसको दोहराना, उसको कहते हैं सेल्फ रिसाइट करना। मतलब सबसे पहले प्रीव्यू, फिर क्वेश्चन, फिर रीड करना, फिर सेल्फ रिसाइट करना, और जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फिर बच्चे का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, जिसको हिंदी में परीक्षा या परीक्षण भी कहते हैं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को, उसका टेस्ट लेते हैं। तो ये PQRST जो है ये फुल फॉर्म है, आपको अच्छे से याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और इसका जो है आपसे सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्मृति के नियम हैं जो BN झा ने दिए हैं, स्मृति के नियम है, उनको अच्छे से आपने ध्यान रखना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेते हैं आपसे ऑप्शन पूछ के कि इस तरह से कौन कौन से नियम हैं जो BN झा के द्वारा दिए गए हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले नियम की बात करें तो उसको कहते हैं आदत का नियम। इस नियम के अनुसार जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि हम स्वयं में विचार किए बिना उसके उसके व्यक्त करने की आदत जो है पड़ जाती है। मतलब आप अगर किसी बात को बार बार अपने दिमाग में रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, तो आपका जो मस्तिष्क है, जो आपका ब्रेन है, वो उस चीज़ को क्या करेगा, उसकी गहरी छाप अपने दिमाग में बना लेगा। और फिर क्या होगा कि वो छाप इतनी गहरी हो जाएगी कि उस पॉइंट में विचार किए बिना भी वो पॉइंट आपके दिमाग में आने लग जाएंगे। इसको कहते हैं हम आदत का नियम, मतलब किसी चीज़ की आदत लग जाना, आदत का नियम। तो वो चीज़ हमें क्या होती है, याद हो जाती है। फिर इसके बाद आता है एक नियंत्रण का नियम, निरंतरता का नियम। निरंतरता मतलब कॉन्टिन्यूटी। अब बात करें यहाँ निरंतरता की, तो यहाँ पर कहता है कि इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जो अनुभव विशेष रूप से प्रकट होते हैं वे हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर आते रहते हैं। मतलब कोई भी एक्सपीरियंस है जो हमारे दिमाग में आया, ठीक है, कोई भी हमने चीज़ सीखी, और जो अनुभव होते हैं, कुछ स्पेशल अनुभव होते हैं, वो बार बार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। और हम जब कोई भी चीज़ आपके दिमाग में बार बार आती है, हमारे मस्तिष्क में कुछ समय तक निरंतर अगर आती रहती है, तो अतः हम उनको स्मरण रखने के लिए किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करना पड़ता। मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको याद रखने के लिए हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, वो बार बार हमारे दिमाग में जब कंटिन्यू आती है तो उसको हम कहते हैं निरंतरता का नियम। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध का नियम क्या होता है, इस नियम को सहचर्या का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को दूसरे अंगों से संबंधित कर देते हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस को किसी दूसरे एक्सपीरियंस से जोड़ देना, या एक एक्सपीरियंस को किसी दूसरे एक्सपीरियंस के किसी छोटे से ही पार्ट से जोड़ देना, तो वो क्या आपस में कनेक्ट कर जाते हैं। तब उनमें से एक जो चीज़ सिमरन होती है, एक सिमरन होने पर हम दूसरे को स्वयं ही सिमरन हो जाती है। मतलब जब एक बात याद आती है तो उसके साथ साथ कनेक्टेड जो दूसरी बातें हैं वो भी साथ आ जाती हैं, याद आ जाती हैं, तो उसे कहते हैं परस्पर संबंध का नियम।
जैसे मान लीजिए आपको आपके सामने किसी पर्सन का नाम लिया गया और वो नाम लेते ही आपका क्या हुआ, दिमाग में क्या हुआ, उससे रिलेटेड जो उसका बिहेवियर है वो भी आपको याद आ गया। तो वो क्या है, एक तरीके का परस्पर संबंध का नियम है। तो ये 3 नियम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बी.एन. झा ने दिए हैं। परस्पर संबंध का नियम, निरंतरता का नियम और एक जो है आपका आदत का नियम। ये तीनों जो है आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे जो मेमोरी है इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। इस तरीके से है यहाँ पर। एक होती है आपकी क्या है यहाँ पर, सेंसरी मेमोरी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर होती है एक शॉर्ट मेमोरी और एक है आपकी लॉन्ग मेमोरी। ये 3 टाइप की मेमोरी है। अगर हम बात करें सेंसरी मेमोरी की, तो सेंसरी मेमोरी का जो प्रॉपर टाइम है वो टाइम क्या दिया गया है, जनरली अगर पूछा जाए तो ये होती है लेस देन 1 सेकेंड। लेस देन 1 सेकेंड। अगर प्रॉपर टाइम पूछा जाए तो ये आधे सेकंड की ही होती है। प्रॉपर टाइम पूछे तो सिर्फ आधे सेकंड की होती है। अगर इसका जनरल टाइम पूछा जाए तो ये 1 मिनट से कम जो है चीज़ें जब याद रहती हैं उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। और एग्जैक्ट पूछा जाए तो 30 सेकंड या उससे भी कम के लिए होती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो हमें लाइफ टाइम चीज़ें याद रहती हैं। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की, इसको आगे डिवाइड किया गया है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है आपकी, ये आगे डिवाइड होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट और एक होती है इम्प्लिसिट, ये ध्यान रखेंगे। जो आपकी एक्सप्लिसिट होती है उसे क्या कहते हैं, कॉन्शियस, और जो इम्प्लिसिट होती है इसको अनकॉन्शियस कहते हैं। आगे जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है वो अगेन जो है वो डिवाइड होती है किसमें, डिक्लेरेटिव मेमोरी में। डिक्लेरेटिव मेमोरी में अगेन इसके 2 पार्ट बनते हैं। कौन कौन सी आती है डिक्लेरेटिव में, एक फैक्ट से रिलेटेड और एक इवेंट से रिलेटेड। ये चीज़ आप याद रखेंगे, है क्या ये पॉइंट। सबसे पहले तो देखो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में 2 आती हैं, एक एक्सप्लिसिट होगी और एक इम्प्लिसिट होगी। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्शियस मेमोरी किससे रिलेटेड करती है, तो आप ध्यान रखिएगा जो कॉन्शियस मेमोरी होती है वो एक्सप्लिसिट होती है और जो अचेतन की अनकॉन्शियस मेमोरी होती है वो हमारी इम्प्लिसिट होती है। और जो एक्सप्लिसिट होती है अगेन जो ये कैसी होती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है। इसका आगे पार्ट है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में कैसी आती है, 2 चीज़ें इंक्लूड की जाती है, फैक्ट से रिलेटेड और कुछ हमें मान लीजिए हमें हमेशा कुछ फैक्ट्स याद रह जाते हैं, कुछ इवेंट्स याद रह जाते हैं, तो वो किस में आती है, डिक्लेरेटिव में। अगर स्पेशल पूछ ले कि इवेंट से रिलेटेड कौन सी मेमोरी होती है, तो आप क्या कहेंगे, एपिसोडिक मेमोरी। इवेंट से रिलेटेड कौन सी होती है, एपिसोडिक मेमोरी। ये आपको ध्यान रखनी है। एपिसोडिक मेमोरी होती है वो इवेंट से रिलेटेड होती है, जो फैक्ट से रिलेटेड होती है वो कैसी होती है, सिमेंटिक मेमोरी होती है। और अगर इम्प्लिसिट मेमोरी की बात करें तो इम्प्लिसिट मेमोरी जो होती है वो अनकॉन्शियस मेमोरी होती है। और जो ये होता है ये प्रोसीजरल मेमोरी होती है, मतलब प्रोसीजर के थ्रू आपको चीज़ें याद होती हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि आपको खाना कैसे बनाना है, तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे, प्रोसीजरल मेमोरी होती है। और ये स्किल से रिलेटेड होती है हमारी, या फिर टास्क से, हम कोई काम करते हैं या कोई स्किल सीखते हैं तो उससे रिलेटेड मेमोरी होती है। तो ये चार्ट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे आपका डेफिनेटली जो है 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर निकलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आई होप ये आपको क्लियर होंगे। तो तब तक इसको प्रिपेयर कीजिए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे कनेक्टेड।